नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फोटोयुक्त मतदाता पर्ची से मतदान करने का किया विरोध। जिला प्रशासन से सरकारी दस्तावेज के आधार पर मतदान करवाने की करी मांग। दुर्ग जिले के चारों नगरीय निकायों में 12 दिन बाद शनिवार की रात थमा चुनावी प्रचार। 20 दिसंबर सोमवार मतपेटी में कैद होगा प्रत्याशियों का भाग्य। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के चारों निकायों में चुनावी शोर शनिवार की रात 10 बजे से थम गया। इसके पूर्व सभी दलों के प्रत्याशियों व निर्दलियों ने अपनी अपनी रैली निकालकर पूरी ताकत झोंक डाली। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिसाली में रोड शो किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जामुल में चुनावी सभा को संबोधित किया। शनिवार की रात 10 बजे से चुनाव प्रचार थमने के बाद आज 19 दिसंबर का दिन व रात प्रत्याशियों की नींद हराम करने वाली रात है। भाजपा व कांग्रेस दोनों दल एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। आम बोलचाल की भाषा में कत्ल की रात कहे जाने वाले अंतिम दिन को लेकर दोनों दलों ने विशेष तैयारी कर रखी है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। संवेदनशील वार्डों में खास तौर पर नजर रखी जा रही है। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जन्म जयंती मनाने को लेकर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी व्यापक तैयारी देखने दुर्ग महापौर ने राजीव भवन पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। अजात शत्रु कहलाए जाने वाले स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा की जन्म जयंती सोमवार को मनाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के कांग्रेसियों को जिला कांग्रेस के दिशा निर्देश के बाद जयंती मनाने कहा गया है, जिसके चलते रविवार को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, अल्ताफ अहमद, राजेश शर्मा, पाशी अली सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने दुर्ग के राजीव भवन पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सोमवार को किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले अजात शत्रु व पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा व्यापक तैयारियां राजीव भवन में की जा रही है। वही श्रद्धांजलि सभा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक जिले व ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों की पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में न्यूज टीम को महापौर धीरज बाकलीवाल और अल्ताफ अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल 20 दिसंबर को श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी, वो एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसी विभूति थे जिनका जन्म सदियों में एक बार होता है। वोरा जी ने दुर्ग का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी जागरूकता से वो अजात शत्रु रहे हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं। सभी से प्रेम भाव, सद्भाव उनकी पहचान बनी है। हम उनके कार्यों का अनुसरण करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। कल जन्मदिन है वोरा जी का, उसको मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 21 दिसंबर को पुण्यतिथि के अवसर पर शिवनाथ नदी पुष्प वाटिका के समीप समाधि स्थल पे श्रद्धांजलि सभा रखे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख लोग को बुलाए हैं, जो अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे। ठीक। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ने पूरे प्रदेश में पत्र जारी किया है कि माननीय वोरा जी का जन्मदिन और पुण्यतिथि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मनाया जाएगा। हम लोग दुर्ग जिले के हैं, दुर्ग जिले में मना रहे हैं, जिसमें दुर्ग जिले के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस के आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे और अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे। मोतीलाल वोरा जी की कल जन्म जयंती है और परसों पुण्यतिथि है। श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के जन्म जयंती में पुण्यतिथि के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला एवं ब्लॉक स्तर में इसको मनाने का
आदेश जारी किया है। श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार अवतरण लेते हैं और हम लोगों के लिए गौरव है कि वो दुर्ग से हैं। उनका आशीर्वाद, उनका वात्सल्य हम लोगों को हमेशा मिलता आया है। तो कल जन्म जयंती का कार्यक्रम कांग्रेस भवन में मनाया जा रहा है और पुण्यतिथि का कार्यक्रम समाधि स्थल शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में मनाया जाएगा। वहाँ पे सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है सुबह 9 से 1 बजे तक और कल भी 9 से 1 बजे तक रामधुन और बहुत से प्रमुख नेताओं का आने का संकेत मिला है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई 3 सतनाम भवन में शनिवार को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की 265वीं जयंती के अवसर पर गुरु अमरदास सतनामी कल्याण संगठन भिलाई चरोदा द्वारा पूजा अर्चना कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भूषण जांगड़े, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया, समाज के अध्यक्ष मोतीराम कोसरे, गुलशन ढिंडे सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। तो छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ की मातृभूमि में बाबा जी का जन्म हुआ है और बाबा जी का जो संदेश है सभी के व्यक्तित्व अच्छा हो, सब व्यवहार कुशल हो, श्रेष्ठ हो, शरीर से, मन से, भावना से श्रेष्ठ हो, परिवार को अच्छा बनाएं, समाज को अच्छा बनाएं, जिससे राष्ट्र की सेवा हो, यह भावना करते हुए उन्होंने हर कार्य किए। बच्चों के लिए कार्य किए, बहनों को उसमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए, जानवर पशुओं के लिए काम किए, वन के लिए, भूमि के लिए काम किए और सभी समाज को समता में बांधने का प्रयास किए। सतनामी समाज में उसमें और भी समाज आके जुड़ते रहे, सबको स्नेह उन्होंने देता रहे और वही स्नेह के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में एकता के साथ साथ पूरे राष्ट्र को गुरु घासीदास जयंती को मनाना चाहिए। और इनके जो संदेश है, संत का जो संदेश होता है, व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, देश को अच्छा बनाता है, तो यह संदेश सबको सुनना चाहिए। जी, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती के पावन अवसर पर हम लोग आज एक कार्यक्रम रखा गया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें गुरु घासीदास जयंती के पूर्व संध्या पर एक ऐसी शोभा यात्रा जो पूरे शहर में बाबा जी के संदेश को लेकर के कल निकली थी और पूरा संदेश को केवल सतनामी समाज नहीं सभी समाज जाने पहचाने। तो चूँकि एक जगह कार्यक्रम करने पर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन इसी माध्यम से क्या है सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्रवासी इस विषय को जाने। कल बाबा जी का जयंती है, यह शोभा यात्रा के माध्यम से हम संदेश भी दिए और उनको निमंत्रण भी दिए कि कल आज इस जगह में इकट्ठा होकर के हम जयंती मनाएं। उसी के तहत आज बाबा गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय समस्त अतिथियों और समाज के सहयोग से यह संपन्न हो रहा है। प्रतिवर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी बाबा गुरु घासीदास की 265वीं जयंती का आयोजन गुरु अमरदास सतनामी कल्याण संगठन भिलाई 3 के द्वारा सतनाम भवन भिलाई 3 में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों को भी सम्मानपूर्वक अतिथि के रूप में सम्मानित करते हैं। इसका कारण यह है कि हम समाज में समरसता की भावना जागृत करना चाहते हैं ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को अन्य समाज भी समझे और उसकी अच्छाई और हमारी अच्छाई दोनों को ग्रहण करे, दोनों के गुण को। ये केवल सतनामी समाज का आयोजन नहीं है। गुरु घासीदास जी केवल सतनामी समाज के लिए नहीं पैदा हुए थे, वो सर्व समाज के लिए पैदा हुए। इसीलिए उन्होंने कहा कि मन के एक बराबर। ये जब हम मन के एक बराबर, तो केवल सतनामी समाज के लिए थोड़ी है भाई, ये तो सर्व समाज के लिए है। इसीलिए हम केवल सतनामी समाज लोग जयंती मनाते हैं, ये न्यायोचित नहीं है। हमने 4 बार पूरा छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यात्रा निकाला था, वहाँ सबको संदेश यही दिया था कि गुरु घासीदास जी ने पूरा छत्तीसगढ़ के उद्धार के लिए क्या काम नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले बलि प्रथा को ख़त्म किया, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे डोंगरगढ़ में हो, चाहे जहाँ भी बलि प्रथा होता था, उसको यहाँ तक कि आदमियों का जब बलि प्रथा होता था, मनुष्य का बलि होता था, इसको उन्होंने छोड़ाया। ये बहुत बड़ा काम था। उन्होंने गौ भक्त के लिए उनके जितना चला है, चेला चपाटी हैं, जैसे आपका अंजोरदास, महंत नयनदास, रतिराम गौटिया, ये सब लोग उनके जो चेला थे, महंत थे, इन्होंने गौ हत्या को भी बंद करवाया। इतना बड़ा काम किया। हम जैसे मांसाहारी को दूर करो, दारू मत पियो, मांस मछली मत खाओ,
ये सारा चीज़ क्या गुरु घासीदास जी ने कहा है तो केवल एक समाज के लिए तो नहीं कहा है, सारे समाज के लिए कहा है। आज हमारे जनता इतना सारा नशाखोर हो गए हैं, इसको दूर क्यों दूर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ है, इसका संदेश जाना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहते हुए आप सबसे विनती करता हूँ, प्रेस वालों को विनती करता हूँ कि गुरु घासीदास जी का संदेश जन जन तक पहुँचे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब
भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोलड़ा जे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिला के चारों निकायों क्षेत्रों में प्रचार थमने के बाद रविवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने
पत्रकार वार्ता लेकर फोटो युक्त मतदाता पर्ची से मतदान करने की मिली अनुमति पर शंका व्यक्त करते हुए कहा कि मतदान के लिए किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों को भी दिखाना अनिवार्य किया जाए। श्री पांडे ने कहा कि फोटो युक्त मतदाता पर्ची से मतदान करने से फर्जी मतदान की संभावना बढ़ती है। मतदान केंद्रों में मोबाइल लेकर जाने की अनुमति न दी जाए, इससे मतदाताओं के मन में भय का वातावरण निर्मित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चारों तरफ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर स्तर पर गलत कार्य का विरोध किया जाएगा। पर्ची से मतदान की बात कही गई है, उसमें हम ये मांग करते हैं कि स्पष्ट रूप से कोई न कोई जो इस प्रकार के आइडेंटिटी के चिन्ह हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासबुक हो, आपके राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये भी मतदाता से अनिवार्य रूप से देखी जाए। सिर्फ पर्ची के आधार पर वोटिंग राइट न दी जाए, इससे फॉल्स पोलिंग होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा, किसी को मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाने की छूट न दी जाए, जैसा कि मतगणना स्थल के लिए निर्देशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन मतदान केंद्र के लिए नहीं लिखा है। इसलिए मतदान केंद्रों पर भी मोबाइल से रोका जाए, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के द्वारा मतदाताओं को डरा धमका करके और उससे मोबाइल में शूट करवा के वोट मंगवाने की बातें हो रही है। इससे निष्पक्ष चुनाव होगा और भय लालच दोनों से रहित चुनाव होगा। सेक्टर 1 भिलाई में सनराइज एरोबिक्स ग्रुप द्वारा रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप की महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर सैकड़ों फलदार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर सनराइज एरोबिक्स की अध्यक्षा एवं अन्य महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। आज संडे के दिन हम लोग सनराइज वुमेन क्लब की जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग कम से कम 120 लेडीज़ हैं, जो मॉर्निंग में 5:30 डेली हम लोग एरोबिक्स करते हैं। तो हमको बताया गया था कि ये जो गार्डन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक्चुअली ये वुमेंस गार्डन है, महिला गार्डन है, और हमको स्पेशल बोला गया था कि आप लोग आएंगे और फलदार प्लांट्स लगाएंगे। तो फलदार में मतलब बहुत सारे अलग अलग हैं, सेब मतलब ये जाम का है, आम का है, केले का भी है, और हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं सभी मिलकर के दो के ग्रुप में आज हम लोग प्लांटेशन करने आए। 50 के नियर अबाउट हमें बताया गया कि प्लांट्स आए हैं, तो 50 अभी आए हैं और भी आएंगे। जी, हमें बताया गया है कि जो भी प्लांट्स आप लगाओगे उसका पूरा केयर आप लोग करोगे। हम लोग भी इसलिए बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन तो कम से कम फल खा सकती है, और साथ में ये एक मैसेज भी जाएगा कि आप प्लांट को सेव करें, क्योंकि पर्यावरण सबको पता है कि आज की डेट में बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। तो हम इस पेड़ के माध्यम से सबको संदेश देना चाहते हैं कि आप भी पेड़ लगाएं, और हमें एक बहुत ही एक अच्छा मौका मिला। खासकर हमें बहुत ही, हमारे जो सहयोगी हैं सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग को मोटिवेट भी करते हैं। सबसे पहले तो हम ये वृक्षारोपण का जो ये ग्रुप हमारा तैयार हुआ है वृक्षारोपण के लिए, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके सौजन्य से हमें भी वृक्षारोपण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वृक्षारोपण अगर करना ये तो सबके लिए है, लेकिन इसको बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है, और सबको पर्सनली संकल्प लेना चाहिए कि जैसे हम अभी बच्चे की परवरिश करते हैं, वैसे एक एक पौधों को अपने बच्चे के अनुसार सोच के उसको रोज पौधों को पानी देना है, बड़ा करना है, और जब तक फलदार नहीं हो जाए उसके लिए रोज हमको दृढ़ संकल्प, जैसे हम एरोबिक्स करने रोज आते हैं, रोज 1 बाल्टी पानी या 1 मग्गा पानी हमें देना जरूरी है। तो इसके लिए सारे ग्रुप को हम चाहते हैं कि सहायता चाहते हैं कि सब आके इसको पानी दें। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, पेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम,
खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 56 बघेरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज की समस्या के चलते वार्डवासी काफी परेशान हैं। निगम प्रशासन और वार्ड पार्षद की खामोशी ने वार्डवासियों की समस्याएं बढ़ा दी है। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 56 बघेरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को निगम के अधीन किए जाने के बाद से ही निगम प्रशासन ने यहां के रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुंह मोड़ लिया है, जिसके चलते हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने से काफी परेशान हैं, जिस पर सीवरेज की समस्या ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डेंगू व मलेरिया के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। जहां जगह जगह सीवरेज का पानी चोक हुई नालियों की वजह से सड़क पर बह रहा है, जिसके चलते कीड़े मकोड़े के साथ मच्छरों के आतंक ने यहां के निवासियों को भयभीत कर रखा है। कॉलोनी की हालत ऐसी है कि ग्राउंड की नाम पर जो जगह पड़ी हुई है वह भी जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते यहां पर निवास कर रहे परिवारों के बच्चे मलबे पर खेलने को मजबूर हैं। वार्डवासियों का कहना है कि इन्होंने इसकी शिकायत कई बार वार्ड पार्षद व निगम महापौर से भी की, जिन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन धरातल पर अब तक कोई कार्य नहीं किया। वार्डवासियों का कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो स्थानीय नेताओं को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया वार्डवासियों ने दी है। न निगम कमिश्नर, विधायक सबको किए, न यहाँ पे कोई महापौर आता है न कोई विधायक आता है।
झांकने भी नहीं आते भी हैं तो रोड नाप के निकल लेते हैं। हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते हैं। जो जाम हुआ है ना, मैं चाह रहा था कि ये नली साफ हो जाए। उधर पानी भरा हुआ है, इधर रेत भरा हुआ है। अगर महापौर इसको कर दे साफ सफाई तो क्या है, डेंगू फैलने का डर जो है खत्म हो जाएगा। और ये लोग बोलते हैं कि डेंगू का दवाई कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी ये अगर साफ सफाई हो जाए ना तो डेंगू का डर ही नहीं रहेगा। लगाए हैं, आप देखिए लाइट लगे हैं, कोई लाइट रात को चालू नहीं है, पूरा अंधेरा में रहता है कॉलोनी। बहुत कंप्लेंट की है हम लोगों ने, कोई आके कुछ नहीं देखते इधर। बस ये सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है इधर, बाथरूम में पानी नहीं निकल रहा, पूरा बाहर निकल रहा है। कोई पार्क का व्यवस्था नहीं है बच्चे लोग खेलने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे खेलने के लिए? ये सब समस्या उनको सॉल्व करना। और मेन समस्या वही सीवरेज का है। यहाँ पर जो छोटा छोटा चेम्बर दिए गए हैं तो दो घर मिला के एक चेम्बर दिया गया है, तो उसमें पानी इतना ज़्यादा भर जाता है, वो सफाई नहीं होती है। जब कंप्लेन करते हैं तो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी आती नहीं है और हाँ बोल के चले जाते हैं, देख बस के चले जाते हैं, लेकिन सफाई वफाई करते नहीं है। यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ तक ना उसमें चेम्बर में गोटी डालते हैं, उस पर पानी फेंकाता है और कीड़े मकोड़े यहाँ पर पूरी तरह से बजाते रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने दुर्ग जिले के चारों निकायों चुनाव को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो प्रमुख से चर्चा की। चर्चा के दौरान केएस चौहान ने उनके सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए देखते हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान से हुई बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश चुनावी समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, 3 नगर निगम में और 1 परिषद में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। 20 दिसंबर को इसका मतदान है और इस दौरान जो है 20 से 25 दिन का समय प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार का मिला। और क्योंकि नगर निगम रिसाली नया बना है और वहां पर नया महापौर बनना है और वहां पर दोनों ही पार्टियां या कह सकते हैं और भी जो निर्दलीय है काफी दमखम से मैदान पर रहे और रिसाली नगर निगम में हम फोकस करते हुए वहां की चर्चा करेंगे। तो बता दें हम आपको, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केएस चौहान जी, जिन्हें रिसाली नगर निगम के लिए मीडिया का प्रभार सौंपा गया था। तो उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का रुझान वहां लोगों का रहा और मीडिया को किस तरह इन्होंने मैनेज किया। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और अब कुछ चर्चा चुनावी करते हैं। तो जैसा कि आपको रिसाली नगर निगम का मीडिया का प्रभार दिया गया था, इसका आपने कैसा निर्वहन किया और लोगों का जो रुझान था, प्रतिसाद था, वो किस तरह का मिला? देखिए शाहीन जी, किसी को भी जो प्रभार दिया जाता है, कोई कार्यकर्ता रहता है, पदाधिकारी रहता है, कोई भी, इस चुनावी जो समय में जो काम होता है वो सिर्फ एक्सपोजिंग का होता है। जो आपने पहले काम किए हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको एक्सपोज करना, उसको जनता तक लेके जाना, यही काम रहता है। जो हम एक्सपोज करते हैं, जो जनता को लगभग नहीं मालूम रहता है, वो चीजों को जनता तक पहुंचाना, यही एक मीडिया है, यही मीडिया मैनेजमेंट है। और इसी के लिए सब प्रचार जो होता है, प्रचार किस चीज का करेंगे आप? प्रचार उसी चीज का तो करेंगे कि जो आप जनता के काम आ सके हैं, उसी चीज का तो प्रचार होगा। वही चीज का प्रचार इस समय कोई भी दल हो, वो अपना प्रचार करती है कि मैंने ये अच्छे काम किए हैं, मेरे को इस काम के बदले आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, जो ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकता है, उसको निश्चित रूप से प्रतिसाद मिलता है। और जनता का रुझान कैसा दिखा? देखिए, जनता का रुझान मैं आपको बता दूं कि जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। आजकल की जनता इतनी जागरूक है कि वो आपके अभी के जो 10-15 दिन के जो प्रचार प्रसार है और जो आप लोभ लुभाने वादे करते हैं, कोई भी, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, किसी भी दल का नाम, कोई भी दल हो, जो भी आप वादे करते हैं और जो भी आप बोलते हैं, उस पर कभी विश्वास नहीं करती। ये एकदम कड़वा सच है कि जनता अभी ये 10-15 दिनों में आप जो मर्जी बोल लें, उस पर कभी विश्वास नहीं करती है। वो पहले की जो आपकी हिस्ट्री है, पहले के जो काम है, जो आप पहले काम आए हो, आपके पास हो सकता है कि सत्ता हो ना हो, पावर हो ना हो, लेकिन जो आप
बिना पावर में रह के जो आपने काम किया है या पावर में रह के जो काम किया है और जो आपको करना चाहिए था, आपने उतनी कोशिश की कि नहीं की, वो जनता बहुत याद रखती है। आप उनको कंबल दे दीजिए, आप उनको दूसरी चीजें दे दीजिए, दारू दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसका असर आता है, लेकिन 70-80% लोगों पर उसका कोई असर नहीं आता है। मैं मानता हूं थोड़े लोगों पर असर आता होगा, लेकिन 70-80% उसी को वोट दे के आएगी, उसी को मोहर लगा के आएगी जो पहले उनके काम आ सका है या जिसने प्रयास किया है, उसी पे वो मोहर लगा के आते हैं, उसी पे उनका विश्वास होता है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि पहले के किए हुए कार्यों को ही जनता याद रखती है, तो रिसाली नगर निगम में ये पहला दौर होगा जो उसके बनने के बाद में महापौर चुना जाएगा और वहाँ के पार्षद को महापौर बनने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि राज्य के गृह मंत्री जो हैं उस क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को काफी सराहा भी जा रहा है और देखा जा रहा है कि लोग, जो जनता है, लुभावने वादों को छोड़ उनके कार्यों को देख रही है। तो मतदान के दिन इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, जितने कार्य बताए गए हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी कार्य नहीं हुआ होगा, जितने कार्य लेकिन बताए गए हैं उतने कार्य हुए नहीं है। और आप अगर मान लीजिए 100 करोड़ या 1000 करोड़ की आज घोषणाएं करते हैं तो वो सिर्फ घोषणाएं हैं, उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आप ये मानते हैं कि जब मतदान करने पहुंचेंगे प्रत्याशी तो उनको बीते कार्य याद आएंगे, ये वाले कार्य को छोड़कर, दरकिनार कर? देखिए, अगर आपने मान लीजिए कि किसी को चढ़ा दिया है और कल आप वादे करते हैं कि मैं तुमको कोट दूंगा, तब तो जनता मानेगी। लेकिन आपने चना भी नहीं दिया है और आप बोल रहे हैं कि मैं कोट दूंगा। आपने बोला था कि मैं चना दूंगा, चने की जगह आपने नहीं दिया और आप बोल रहे हैं कि आज मैं कोट दूंगा, तो जनता नहीं विश्वास करेगी। आज आप बता दीजिए कि 1 किलोमीटर की भी, आप खुद मीडिया में हैं, इतना भ्रमण करते हैं, सब लोग, मीडिया से कोई बात छिपी नहीं है, अंदरूनी बातें भी मीडिया को पता रहती है, बाहरी बातें भी पता रहती है, बहुत कुछ जानता है मीडिया। मीडिया एक ऐसा रहता है कि जैसे क्रिकेट का मैदान है और वहां पर जो एम्पायर की भूमिका रहती है वो देखता रहता है, वही मीडिया का रोल रहता है। इस मैच में, इस जो चुनावी सभा में मीडिया ही सब कुछ देखता रहता है एम्पायर बनके, और बहुत अच्छे से देखता है, बारीकी से देखता है। आप खुद बता दीजिए कि 1 किलोमीटर की भी कहीं भी रोड बनी है क्या? लगातार नहीं बनी। आप 100 करोड़ रुपए की, 104 करोड़ रुपए की घोषणाएं करेंगे, वो कोई मायने की नहीं है। आज जनता यही देखती है कि पहले आपने क्या किया है। 2 करोड़ रुपए की भी आपने सड़क बनाई है। आज जामुल को देख लें आप, जामुल में अवैध उत्खनन हुआ, जामुल में पैसा दिया गया, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, अध्यक्षा का, वहां की कांग्रेस की अध्यक्षा का हुआ था। जामुल में हर छोटे छोटे काम के लिए पैसा दिया गया। क्या ये जनता देख नहीं रही है? आज जामुल की जनता को आप एक दो दिन का प्रलोभन दे के और बड़े बड़े घोषणाएं करके, और वहां पर रोडों की हालत देख लीजिए, ऐसी जर्जर है वो। ये लोग लुभावने वादे देके क्या आप जामुल की जनता का विश्वास जीत सकते हैं? ये एक विश्वास की बात है। हम, जो जनता होती है वो अपना विश्वास दे रही है किसी को, वो अपना विश्वास दे रही है कि आप आगे चल के हमारा काम करेंगे। आपने पहले हमारा काम किया है कि नहीं किया है, वो जरूर देखती है जनता, और उसके हिसाब से ही वो अपना निर्णय लेती है, उसके हिसाब से अपना वोट देती है। जैसा कि आपने मीडिया का प्रभार संभाला, वहाँ का लगभग 40 वार्डों के प्रत्याशियों को आपने रिचार्ज किया, उनके प्रचार प्रसार का भी आपने काफी कुछ देखा। तो प्रचार प्रसार के दौरान में किस तरह का आपको नजर आया कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा वहां पर दिगर लोग भी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनकी दावेदारी या उनका प्रेजेंटेशन या ताकत किस सर चढ़ करके बोलेगी? क्या वो लोग निर्दलीय को मान्यता देंगे या फिर राष्ट्रीय पार्टियों को? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि निर्दलीय दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से थोड़ा बड़े दिखते हैं, लेकिन वो उसी चुनावी माहौल में दिख रहे हैं। जब धरातल में आते हैं, और आजकल की जनता, मैं बता रहा हूं आपको, कि बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ही ज्यादा जागरूक है। चूंकि ये एक नगर निगम चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव में पर्सनल जो इमेज रहती है
व्यक्तिगत इमेज जो रहती है वो बहुत मायने रखती है। मैं बोल सकता हूं कि 50% प्लस व्यक्तिगत ही इमेज ज्यादा काम करती है। अगर मान लीजिए कि कोई निर्दलीय वहां पर लड़ा है और अगर वो बहुत ज्यादा काम आया है वहां पर लोगों के, निश्चित रूप से जनता उसके प्रति झुकाव देती है। लेकिन अभी क्या होता है कि जनता इतनी जागरूक है कि वो ये देखती है कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये चाह के भी हमारा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पीछे इसके संगठन है कि नहीं है, पीछे इसकी टीम है कि नहीं है। एक इकलौता व्यक्ति पूरे एक वार्ड के कुछ वार्ड का हो सकता है कि वो अपना कर सके, अपना दायित्व निभा सके, लेकिन अगर कोई पार्टी का होता है तो उसको वो जो वादे करता है, जो काम करना चाहता है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, वो बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए कि आप विपक्ष में ही बैठे, कोई भी आदमी, लेकिन विपक्ष वाली जो पार्टी है, वो भले भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर वो कोई विपक्ष में बैठी है तो विपक्ष वाले अगर उनका कोई काम नहीं होता है, दूसरे वार्ड में काम हो रहा है और विपक्ष की पार्टी का काम नहीं हो रहा है, तो विपक्ष के साथ उस प्रत्याशी के साथ विपक्ष पूरा खड़ा रहता है और विपक्ष पूरा हल्ला मचा सकता है कि हमारे वार्ड का ये काम होना चाहिए। भले वो विपक्ष में, टीम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन तब भी ये व्यक्तिगत ज्यादा मायने रखता है, व्यक्तिगत ज्यादा इमेज रखता है, तो कहीं कहीं प्रभावित जरूर करेगी। जैसे कि कल राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी ने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राज्य की जो प्रदेश का ये ऐलान की जो पार्षद ही है वो महापौर चुनेंगे, इसका उन्होंने कल इस पर सवाल भी उठाए। क्या आप ये मानते हैं, अगर मान लो राज्य सरकार का ये ऐलान नहीं होता, उसका ये फैसला नहीं होता कि पार्षद महापौर चुनेंगे, तो क्या निश्चित तौर पर अगर बिना इसके ऐलान के महापौर चुन के आते तो चारों में पालिका में अध्यक्ष और तीनों में भाजपा के ही महापौर बनते? निश्चित रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए ये जो व्यवस्था है उसको बदला गया है, क्योंकि शहरी जनता जो रहती है वो बहुत ज्यादा और जागरूक रहती है, उनको सभी चीजें नोन रहती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो सब परखे रहते हैं, और जनता का हक उन्होंने छीना है। जैसे कि हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जनता का जो हक था वो छीना गया और आप आगे बढ़ रहे हैं, बैलेट पेपर से आप ईवीएम मशीन में आ रहे हैं, ईवीएम मशीन से और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ईवीएम मशीन से बैलेट पेपर में आना ये कहीं ना कहीं आपको शक के दायरे में खड़ा करता है। अब आप बोलेंगे कि ईवीएम मशीन, मैंने सुना था कि कहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, तो विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो तो ईवीएम मशीन में ही हुआ था, लोकसभा चुनाव तो ईवीएम मशीन में ही हुआ था, तो मतलब विधानसभा में आपकी जो इतनी बड़ी बहुमत आई है तो क्या वो फर्जी है, क्या वो उसमें वो है? अगर आप या तो उसको झुठला दीजिए, आप बैलेट पेपर में इसलिए लेके आए हैं, बैलेट पेपर में निश्चित रूप से पहले गड़बड़ियां होती थी, उसका बहुत ही अच्छा रूप दिया गया है कि अपन ईवीएम मशीन में कर सकें। जैसे होता क्या है कि हम स्थूल से अगर सूक्ष्म की ओर जाएंगे तो वो इतना ही शुद्ध होते जाता है। जैसे पहले हम लोग किसी टेंडर का करते थे, ऑफलाइन हम लोग टेंडर भरते थे, तो उसमें गड़बड़ियां होने की चांसेस ज्यादा रहते थे, लेकिन अब जब ऑनलाइन टेंडर भरा गया है तो उसमें गड़बड़ियां होने के चांसेस कम रहते हैं। वैसे ही ईवीएम मशीन भी है, ईवीएम मशीन शुद्ध है, बैलेट पेपर से ज्यादा शुद्ध है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने हटा के कहीं ना कहीं अपने आप को शक के दायरे में खड़ा कर दिया है और जो जनता का हक था, जनता का जो हक था कि खुद वो महापौर चुनेंगे, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है और उनका हक छीना है कि हम लोग कैसे ना कैसे करके अपना महापौर बना सकें। अगर कहीं ज्यादा हमारी बहुमत नहीं भी आई है
उसके बावजूद भी हम अपना महापर्व बना सकें, इसका कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो कोरोना का जहां खौफ लोगों में है, ओमिक्रॉन की भी दस्तक है, देश में कई मामले भी सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को हम लोग लगभग 1 महीने से नाम सुन रहे हैं, उनके केसेस भी आए हैं, लेकिन उस तादाद पे नहीं बढ़े। अगर उस तादाद पे बढ़े रहते तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आती कि हमारे को ऐसे बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सजगता के कारण 1,120 करोड़ डोजेस लग चुके हैं, 120 करोड़ से ऊपर लग चुके हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में ला चुके हैं। इस वजह से ये जो सभाएं हो रही हैं और सब चीजें हो रही हैं, तो उसका उतना ज्यादा असर आज की डेट में कोरोना का, ओमिक्रॉन का असर दिखाई में नहीं दे रहा है। इस वजह से सभाएं होना लाजमी है। समीकरण की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान पर हैं, तो कैसी अगर मान लो जीत कराते हैं तो क्या रूपरेखा रहेगी, क्या समीकरण बैठाया जाएगा? देखिए, हम तो पूर्ण बहुमत से ही हम अपनी नगर निगम में स्थापित होंगे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी, जैसा कि अभी सिनेरियो लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उनका स्वागत है, और निर्दलीय लोग अगर वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनके हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब अंतिम सवाल एक, कल मतदान होना है जी, और अपने अपने उपयोग करते हुए अपने मत सब पेटी में डालेंगे बैलेट पेपर से। क्या लगता है आपको, जनता का रुझान जो आपने मीडिया प्रभार संभाल कर देखा रिसाली क्षेत्र का, या फिर और दो और परिषद, एक परिषद और 2 उसका निगम का, तो उसमें क्या लगता है कितने महापौर और कितने अध्यक्ष वहां पर बन सकेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चारों में, तीनों नगर निगम में और एक जामुल में, चारों जगह अपने भारतीय जनता पार्टी का स्थापित होगी और अच्छे से उस जगह का विकास कर पाएगी। क्योंकि क्या होता है, एक रिसाली में आपकी बात करूं तो रिसाली में पहले नगर निगम अलग होने से पहले 13 वार्ड थे, 13 वार्ड थे। 13 वार्ड में 11 वार्ड में स्थापित थे यहाँ के कांग्रेस के पार्षद, पार्षद वो थे। और जो नगर निगम में काबिज हुई थी कांग्रेस, वो इसी रिसाली के कारण हुई थी, 11 पार्षदों के कारण, उनका बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हुआ क्या कि इनको अलग कर दिया गया, लेकिन कोई स्टॉक नहीं दिया गया, कोई बाकी जो चीजें थी, और डबल जो सफाई का जो ठेका दिया गया वो भी भिलाई को दिया गया, इसको नहीं दिया गया। आज अभी तक अस्पताल का कोई अता पता नहीं है। नगर रिसाली का और नेहरू नगर का टैक्स स्लैब 1 में आता है। आज नेहरू नगर की आप स्थिति देख लीजिए क्या है, और रिसाली की स्थिति देख लीजिए क्या है। वार्डों में भी हम लोग अगर जाएंगे तो अगर सेक्टर 5 अगर हम लोग देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है उसका, और आपने ऐसा कौन सा रिसाली का कोई वार्ड है कि उससे आधा विकास भी आपने किया हो। रिसाली को आप लोगों ने अपेक्षित रखा, रिसाली का कोई विकास नहीं किया। तो क्या आप 2 दिन के लुभावने वादे करके, 2 दिन के मैनिफेस्टो में बहुत लुभावने वादे करके या कुछ प्रलोभन देके, आप बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी रैलियां करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जनता जानती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, और इसका जवाब 20 तारीख को मिलने वाला है। यानी कल जनता अपना जवाब जरूर देगी, क्योंकि उन्होंने पहले हिस्ट्री देखी हुई है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। हम क्यों दें उनको? मैं कोई भी दल की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भी दल होता, अगर उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता तो क्यों देता वो वोट अपना, क्यों देते? वो उनका घर है, रिसाली उनका घर है, जो रिसाली में रहते हैं उनका घर है।
उनके घर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। वो तो ऐसे ही हुआ कि जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों को जो हिस्सा बंटवारा किया गया था, वो एक को बंजर जमीन खांडव प्रस्थ दे दिया गया था और एक को हस्तिनापुर दे दिया गया था। ऐसा ही व्यवहार किया गया। तो जनता अपना मत 20 तारीख को अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और जो अभी सत्तासीन पार्टी है जिन्होंने उपेक्षित किया है रिसाली को, उसके खिलाफ जरूर अपना मत देगी। और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कोई भी जनता हो, भले वो रिसाली की हो, भिलाई की हो, चरोदा की हो या जामुल की हो, अपना कीमती मत जरूर देके जाए, क्योंकि 5 साल आपको उनको जनप्रतिनिधि बना के देना है। 5 साल तक आप शिकायत करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप आधे घंटे के लिए जाएं और वहां पर अपना मत देके आए, क्योंकि ये आपका हक भी है और ये आपका दायित्व भी है। और इसी हक और दायित्व के बाद ही आपका उस क्षेत्र का विकास बनने वाला है। तो अपना मत जरूर देके आए और उस पार्टी को दें, उस शख्स को दें जो सही में आपके काम आने वाला है। और लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए, भले वो कोई भी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी प्रत्याशी जीते, लेकिन लोकतंत्र की विजय होनी चाहिए। किसी पार्टी विशेष की विजय नहीं होनी चाहिए, किसी एक आदमी की विजय नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता की विजय। जनता जिसको चाहे, जनता जिसको ज्यादा चाहती है, उसी को वो अपनाए, उसी को वो अपना मत दे, उसी को वो 5 साल के लिए काबिज करवाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में हैं, चुनावी समर को लेकर चुनावी समीक्षा पे हमारे सवालों के जवाब दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।